तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वनरेबल मेंबर। देखो बच्चों, अगर किसी भी पॉलिसी, किसी भी कंट्री, किसी भी इंसान, किसी भी सोसाइटी का अगर आपको मोरल कैरेक्टर या एथिकल कैरेक्टर पता करना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ पता करनी है, क्या कि वो जो मोस्ट वनरेबल मेंबर है उस सोसाइटी का, या मोस्ट वनरेबल या सबसे कमज़ोर जो मेंबर है उस सोसाइटी का, उसको वो कैसे ट्रीट करता है। या जो पॉलिसी है मोस्ट वनरेबल या मार्जिनाइज जो मेंबर्स हैं, मार्जिनाइज सोसाइटी में जो पीपल्स होते हैं, उनको कैसे वो पॉलिसी ट्रीट करती है। उस ट्रीटमेंट से हमें उस पॉलिसी का, उस सोसाइटी का एथिकल और जो मोरल कैरेक्टर है वो पता चल जाएगा। और यही जो चीज़ है मात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी के बारे में आप पता करना चाहते हो, जस्ट ये पता करो कि वो जो वहाँ पे सबसे कमज़ोर लोग होते हैं, सबसे वनरेबल मेंबर्स होते हैं, उनको वो कैसे ट्रीट करता है। बहुत ही रिलेवेंट कोट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से। हमारा डिस्कशन है डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। देखो अभी जनवरी अभी स्टार्ट हुई है 2025 की, जो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट है उसने एक ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो रूल है, ये जो है पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक डोमेन में लेके आया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन है, क्योंकि इसका जो एक्ट है वो 2023 में आ गया था। अब जो 2 साल बाद, क्योंकि 23 में आया था, 25 आ चुकी है, करीब 2 साल बाद गवर्नमेंट इसको अप्लाई करने के लिए एक रूल लेके आई है। तो इसके बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया है इस रूल को, थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ऐसे ही कुछ टॉपिक जो है जो करंट में चल रहे होते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल जो होते हैं, वैसे टॉपिक हमारे CAPF एग्जाम में आर्ग्यूमेंट में स्पेशली पूछते हैं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग में भी डिजिटलाइजेशन हो गया, उसमें इसके जो पॉइंट्स हैं वो एज अ फॉर्डर पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है बच्चों, हमारा एम है क्या कि अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता हो, जितनी ज़्यादा, और उसके बारे में स्पेसिफिक चीज़ें, ऐसा नहीं कि भाई पूरा भंडार ही पता करना है। हमारे CAPF से रिलेटेड, CSE नहीं, CSE नहीं, CAPF से रिलेटेड, दोनों बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है CAPF का, हमें पता है 2024 ने बहुत ही ज़्यादा बच्चों को हैरान कर दिया था। तो इसी के हिसाब से हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम टफ हो रहा है वैसे वैसे हम भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को टफ कर रहे हैं, ताकि इस एग्ज़ाम को हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्राइवेसी, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेसी क्या होता है। प्राइवेसी क्या होता है बच्चों? प्राइवेसी होता है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा राइट होना, यही है क्या, प्राइवेसी, ठीक है। ये प्राइवेसी स्पेस को लेके भी हो सकती है, ये प्राइवेसी आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके भी हो सकती है। तो ये चीज़ होती है क्या, प्राइवेसी, ठीक है। बेसिक चीज़ देखिए हमने प्राइवेसी क्या होती है, ठीक है। अब देखो 2017 में, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि पुत्ता स्वामी जजमेंट आई थी, और हमारे पेपर 1 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। पुत्ता स्वामी जो जजमेंट आई थी उसने बोला था कि ये जो प्राइवेसी है ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो प्राइवेसी है ये हमारा क्या है बच्चों, ये फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अभी तक ये जो राइट है ये अभी तक जो है अनफुलफिल्ड है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो अभी 2024 में अगस्त के अंदर एक इवेंट हुआ था, प्राइवेसी सुप्रीम इवेंट, ठीक है। प्राइवेसी सुप्रीम इवेंट हुआ था, करवाया था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने। तो ये जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट में ये डिस्कस किया गया था, हाईलाइट था बेसिकली कि इशू था कि ये जो प्राइवेसी राइट्स हैं ये अभी तक प्रोवाइड ही नहीं कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों ऐसा बोल रखा है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे निखिल डे थे, उन्होंने बताया था क्या, एक चीज़ और बताई थी इसी इवेंट के अंदर, कि ये जो आधार है, ठीक है, आधार की जो लिंक, आधार का लिंक करवाते हैं, आप सभी को पता है कि आधार को फ़ोन के साथ लिंक करवाते हैं, या फिर जो भी आप बेनिफिट लेते हैं उसके साथ लिंक करवाते हैं। तो यहाँ पे निखिल डे ने बताया था उसी इवेंट के अंदर कि राजस्थान के अजमेर में आधार के लिंक नहीं होने की वजह से जो पुअर रेजिडेंट्स हैं, जो पुअर लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी पेंशन, उनका राशन जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है, ठीक है। ये बताया था कि उनको एक्सक्लूड कर दिया है जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि जो आधार है वो लिंक नहीं हुआ। तो देखो हमें अभी हमने कोड देखा था क्या, कि किसी सोसाइटी का, किसी लॉ का, किसी भी चीज़ का अगर एथिकल और मोरल कैरेक्टर पता करना है तो क्या पता करो कि वो जो मोस्ट वनरेबल पीपल है उस पर कैसे अप्लाई होता है। तो देखो आधार कैसे अप्लाई हो रहा है मोस्ट वनरेबल के ऊपर, ये यहाँ पे इसका मोरल कैरेक्टर कहीं ना कहीं बता रहा है। इतना ही नहीं, देखो आधार में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं कि आपका बायोमेट्रिक जो है मिलता नहीं है, क्योंकि
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देने जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो हमारी फूड सिक्योरिटी, उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना। देखो इतना ही नहीं, ये तो यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर बताया था कि एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, देखो आपको द हिंदू के अंदर मिल जाएगी कि झारखंड के अंदर, ये 2018 की न्यूज़ है बच्चों, झारखंड के अंदर सावित्री देवी 58 साल की एक महिला ने अपने प्राण गंवा दिए। किस लिए? क्योंकि उसको राशन नहीं मिल रहा था, भूख के मारे, हंगर की वजह से जो है सावित्री देवी मारी गई। क्यों? क्योंकि उनका जो आधार था वो लिंक नहीं हुआ था उनके राशन कार्ड के साथ। तो जो राशन कार्ड जो होते हैं ये राशन दफ्तर वाले, उन्होंने उसको राशन ही नहीं दिया। तो ये द हिंदू के अंदर आई थी, ये देख सकते हैं आप। तो इतना बड़ा इशू है ये जो आधार लिंक का है, तो ये ही निखिल डे ने कहीं ना कहीं सामने लाया है। तो देखो ये सारी चीज़ साफ होती है, इसका एथिकल कैरेक्टर और मोरल कैरेक्टर ये सामने लेके आ रखा है। अब जो रूल आया है, ठीक है, हम रूल की बात कर रहे थे, हम डिजिटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, हम प्राइवेसी की बात कर रहे थे। ये जो अभी ड्राफ्ट आया है ये हमारा, जो कि बेस्ड है हमारे एक्ट 2023 पे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट जो कहते हैं 2023, इस पे कहीं ना कहीं बेस्ड है। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे भाई क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। देखो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि जो एक्ट आया था ये आया था 2023 के अंदर, इसका जो ड्राफ्ट रूल लेके आ रहे हैं करीब करीब 16 महीने बाद लेके आ रहे हैं। तो इसका जो डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे पहले तो इसी को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या, देखो दूसरी चीज़ है कि जो पब्लिक कंसल्टेशन होता है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रोवाइड कराता है बेसिकली, तभी तो हमारी कंट्री को डेमोक्रेसी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, उस पर पब्लिक कमेंट ज़रूर होगा, ठीक है, पब्लिक का डिस्कशन ज़रूर होगा, पब्लिक की राय बेसिकली ली जाएगी, ये होता है पब्लिक क्या कमेंट, ठीक है। तो तभी तो जो लॉ होता है वो डेमोक्रेटिक लॉ होता है। तो यहाँ पे बताया गया इसी चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म है कि जो पब्लिक कंसल्टेशन है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसको सिर्फ देखो यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी को हार्म पहुँचाएगी। क्या? देखो कि जो पब्लिक कंसल्टेशन है उसको लिमिट कर दिया है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कि अगर आपको पब्लिक कंसल्टेशन करना होगा तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये जो कमेंट है इसके ऊपर जो भी आप जो बोलना चाहते हैं, जो सजेशन वगैरह वो दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे लिमिट कर दिया है कहीं ना कहीं, जो कि ग्रास रूट के जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं उनको लिमिट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, देखो लिमिट यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा सा अभी समझेंगे, हम डिस्कशन कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों दूसरी चीज़ क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखो एक तो चीज़ उसको लिमिट कर दिया, पब्लिक कंसल्टेशन को लिमिट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि जो पब्लिक ने फीडबैक दी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आया ही नहीं है कि भाई किसने क्या कमेंट दिया है, किसने क्या क्रिटिसाइज किया है या फिर इसको प्रेज किया है, वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में ही नहीं आई है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है। देखो गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म पे, इस माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म पे, इसमें जो है हमारे एक्टिविस्ट वगैरह भी जाके कमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन पर्टिकुलर एक्टिविस्ट का डेटा इकट्ठा कर सकती है कि ये क्या है, ये एंटी गवर्नमेंट, एक तरह से एंटी गवर्नमेंट मतलब जो इस बिल के अगेंस्ट है। और इस बिल को देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट की इंटेंशन कैसी है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का कोट ज़रूर याद रखना कि किसी भी सोसाइटी का या किसी भी गवर्नमेंट का एथिकल या मोरल कैरेक्टर पता करना हो तो क्या पता करो कि जो सबसे वनरेबल लोग हैं, सबसे जो कमज़ोर लोग हैं, उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसी जो हमारा कोर्ट है उसी के बेस पे हम चलेंगे अभी आगे। तो ये समझ आ गया कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है जो हमारा ड्राफ्ट आया है। देखो इसके साथ सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं, इसका स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस इशू भी है। देखो प्राइवेसी, पुत्तास्वामी जजमेंट ने बोला कि जो हमारा प्राइवेसी है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमने ये समझा। अब देखो ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर ये प्राइवेसी हमारी ब्रीच होगी तो इस जो रूल आया है, ये जो ड्राफ्ट आया है रूल का, इस रूल के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, तभी तो गवर्नमेंट के जो खिलाफ आवाज़ उठा पाएगा। क्योंकि प्राइवेसी ब्रीच करेगा कौन, सिर्फ गवर्नमेंट ही तो करेगी। डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन अगर गवर्नमेंट बनना चाहेगी तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच करके कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसी के बेस पे तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो तो है, लेकिन ये जो बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा वीक है। क्यों वीक है? देखो इसका जो चेयरपर्सन है, जो टॉप इसका डिग्निटरी है इस पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, इस ड्राफ्ट के अंदर बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब क्या, ये जो है बोर्ड, ये एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा,
ठीक है, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा देखो सबसे बड़ी चीज़ है ये, हमने देखा क्या कि पुत्तास्वामी जजमेंट ने बोला हमारी प्राइवेसी क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके रूल 5 के अंदर हमारी प्राइवेसी को एग्जेम्प्ट कर दिया। कैसे? देखो, जो सब्सिडी प्रोग्राम को ऑप्ट करेगा, जो सब्सिडी प्रोग्राम लेगा, चाहे वो कोई भी योजना हो XYZ, चाहे वो PM किसान योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, ठीक है, अगर कोई सब्सिडी लेगा तो उसका जो डेटा है, ठीक है, उसका जो डेटा है, उसका जो पर्सनल डेटा है, वो विदाउट एनी कंसेंट, मतलब कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेस कर सकती है। ये तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी प्राइवेसी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है कि अगर आप सब्सिडी लेंगे, ठीक है, अगर आप A to Z जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो अगर आपने सब्सिडी को ऑप्ट करा तो जो आपका राइट टू स्पीच है, जो आपके फंडामेंटल राइट है, वो आप पे नहीं रहेंगे। एक तरह से ये इक्विवेलेंट है उसके, एक बार समझने की कोशिश करना बच्चों। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इसके साथ देखो, हर जो रूल्स आते हैं, हर जो एक्ट आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वेगनेस, मतलब उन रूल्स के अंदर ऐसी वर्डिंग होती है जिसको क्लैरिफाई नहीं करा जाता, और बाद में क्या होता है, उसका मिसयूज करता है। इसी को लेके ये क्रिटिसाइज किया गया है। इसके अंदर है कंसेंट नोटिस, कि रूल रिक्वायर करता है कि जो कंसेंट है क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में होगा, लेकिन ये क्लियर और प्लेन लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसको कहीं प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। इसको लेके क्रिटिसाइज गया है, क्योंकि ये प्लेन लैंग्वेज को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि जो क्रिटिकल डिटेल्स होती है उसको छुपाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर इतना कॉम्प्लेक्स कर दे कि जो यूजर्स हैं वो समझ ही ना पाए। तो ये चीज़ एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्या, दूसरा कि जो डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है, हमारी बोर्ड बना दिया, बोर्ड वीक है, बोर्ड हमने देख लिया, अगर डेटा ब्रीच हो गया तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा, वो नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे नोटिफाई करेंगे यूजर्स को, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तीसरी चीज़ क्या, कि कैटेगरी, कि भाई जो डेटा कंपनीज है जो डिस्क्लोज करेंगी यूजर्स को डेटा, वो क्लैरिफाई नहीं किया है। क्या है कि पर्टिकुलर बेसिकली कैटेगरी नहीं बताई कि कौन सी कैटेगरी का जो डेटा है वो डिस्क्लोज किया जाएगा, कौन सी का नहीं किया जाएगा। एक ये इशू है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 इशू है, एक जो लैंग्वेज का इशू है, दूसरा क्या नोटिफिकेशन का, तीसरा क्या कैटेगरी का इशू है, ठीक है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन वही हो सकता है कि जो स्टेट का कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा, और जो हमारे सेफगार्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान होगा वो किसको होगा, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। और इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है गवर्नमेंट ओवररीच का, कि इसी ड्राफ्ट रूल का जो 22 है, ये गवर्नमेंट को अनचेक्ड अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि इसी ये जो रूल 22 है, ये क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह का जो रूल, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ले सकती है, अब विदाउट स्पेसिफिक लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, इस इंफॉर्मेशन का जो है मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है, और मिसयूज होगा किसके अगेंस्ट में, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में, यही यहाँ पे बताया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा डेटा है, प्राइवेसी, हमारा डेटा जो है हमारा फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी जो है हमारा फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी ये जो है अभी भी अनअचीवेबल है। ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बताई है, और जो रूल्स हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है किसके लिए, हमारे आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए, ठीक है। इसके फेवर और अगेंस्ट में लिखना होगा, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अगेंस्ट में ज़्यादा दे रखा है, फेवर में तो बेसिकली इतना नहीं दिया है। एक एडिटोरियल और आएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक टास्क है, ये जो आपको दे रखा है, एक पेपर 2 के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं डेली, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको जल्दी से लिख के देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2 की सीरीज़ है। देखो, मेरे को पता है पेपर 2 के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और अफोर्डेबिलिटी वाले जो प्रोग्राम है वो है नहीं। हमारा प्रोग्राम इतना ज़्यादा मतलब सस्ता है कि लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 एस्से राइटिंग हो गया और आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो गया, ये जो है इसको तो बिल्कुल आप 100% पक्का मान लो, ठीक है, कि ये इसको कैसा भी आए इसको ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को डाउट हो रहा है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो बच्चों, मैं अपने पर्सनल उस पर, क्योंकि ये कंपनी है, अपने पर्सनल उस पर 1 वीक की आपको गारंटी देता हूँ कि 1 वीक में अगर आपको नहीं समझ आए प्रोग्राम,
तो आप 100% रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। आप 100% रिफंड ले सकते हैं, 1 वीक की गारंटी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो, नहीं समझ आया तो वापस कर देना, पैसे अपने वापस ले लेना, एक बार ट्राई तो करके देखो। ये हमारा अभ्यास लेखन और ये हमारा अभ्यास मंथन है, ये भी अब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 37 टेस्ट है इसमें, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज है, और ये पेपर 1 के लिए है, CAPF के लिए, CAPF के लिए। और जो बच्चे CSC का पेपर लगाते हैं उनको मैं बोलूँ कि बच्चों थोड़ा CAPF ओरिएंटेड रहो, CSC वाला पेपर टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यही था, इसमें सारी चीज़ें कवर हैं, इसमें भी सारी चीज़ें कवर है, पेपर 1 और ये पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना ये कैट्स का, ठीक है। कैट्स क्या है बच्चों, देखो कैट्स है हमारा, अभी हमने कल ही के अपने उसमें देखा था कि जो हमारा एयर इंडिया जो एयर एक्सपो होता है जो अभी होने वाला है, ठीक है, इसी के अंदर कंबाइंड एयर टीम सिस्टम जो है ये परफॉर्म करेगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा दे रखा था, कैट्स के बारे में थोड़ा सा अलग सा नाम था, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली जो है पूछता रहता है, ठीक है। ये कैट्स बेसिकली है क्या, ये एडवांस एरियल कॉम्बैट सिस्टम है। एरियल कॉम्बैट सिस्टम है, एरियल मतलब हवा में लड़ने वाला एक कॉम्बैट सिस्टम है, एडवांस टाइप का। किसने बनाया है, हॉल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। इसके अंदर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही जो है प्लेटफॉर्म रहेंगे। मैन मतलब जो इंसान चलाएगा, अनमैन्ड मतलब जैसे UAV टाइप होते हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो कैट्स के अंदर दोनों ही जो फीचर है वो रहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा इधर उधर हुआ तो हमारा क्वेश्चन गया, थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक है। देखो LAC तेजस जो है ये इसी का एक फीचर है, इसका मदर प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, ये मैंड में आता है, बाकी हंटर हो गया, अल्फा हो गया, वॉरियर हो गया, ये सारे अनमैंड में आते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं कुछ जानने के लिए। आपको आई होप समझ आ गया होगा कैट्स क्या चीज़ है। कैट्स बेसिकली जो है एडवांस एरियल कॉम्बैट सिस्टम है, जिसमें मैंड और अनमैंड फीचर दोनों ही रहेंगे। तेजस जो है वो इसके मैंड में आता है, हंटर अल्फा वॉरियर इसके अनमैंड में आता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई करो कि इसे अटेम्प्ट कर लो। दूसरा है हमारा NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये वाला, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर मैं अभी पूछूं कि इस बोर्ड को चेयर कौन करता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो बता नहीं पाएंगे। एनवायरनमेंट का टॉपिक है ये, और एनवायरनमेंट अभी धीरे धीरे जो है CAPF में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखो अभी बेसिकली हुआ क्या है, अभी जो वेदांता ग्रुप है बेसिकली इसको अप्रूवल दे दिया है हमारे NBWL ने अप्रूवल दे दिया है, किसके लिए, कि ये जो हमारा वाइल्ड सेंचुरी है, हॉलन गैपर गिब्बन वाइल्ड सेंचुरी जो असम में है, इसके अंदर वो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कर सकता है, ठीक है। ये नेशनल इंटरेस्ट में ऐसे करके इसको दिया है। ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज़ वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे करा है ये थोड़ा सा है, और किसने करा है ये करा है, मतलब क्या है, NB जो हमारी बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये क्या करता है, अप्रूवल देता है, कोई एक्सप्लोरेशन वगैरह प्रोजेक्ट होता है तो, ठीक है। अभी रिसेंटली दिया है किसको, वेदांता को दिया है। कहाँ पे दिया, असम में दिया, गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। इतना है। अब थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये जो बोर्ड है स्टैट्यूटरी बोर्ड है, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर ये बना था बोर्ड, ये बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972 में बना था। इसका ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो है वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है NBWL उसको चेयर करते हैं। बाकी वाइस चेयरमैन हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल में इकोलॉजिस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, NGO वाले हो गए, ये सारे लोग भरे पड़े हैं उसमें। और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हो गए ये हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह। क्या क्या करता है हमने देख ही लिया, एडवाइजरी रोल है, प्रोजेक्ट अप्रूवल करता है, अभी वेदांता का करा है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, ओवरसाइट देता है, वो कंजर्वेशन वगैरह पॉलिसी वो सारी चीज़ करता है, ठीक है। बस इतना ही है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 2। बच्चों इसको कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। कमेंट करने की कोशिश क्या करना है, कमेंट ही करो, देखो आता है नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा गंगा सागर मेला। देखो अभी हमारा ये वाला मेला हो रहा है, कुंभ मेला हो रहा है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था और डिटेल में डिस्कस कर लिया था कुंभ मेला के बारे में। गंगा सागर मेला है, इसको भी थोड़ा सा देख लो, इसके साथ साथ हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एनुअली होता है, होता कहाँ पे है, गंगा और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में, जहाँ पे गंगा जब बे ऑफ बंगाल से मिलती है वहीं पे कौन सा मेला होता है, गंगा सागर मेला, ठीक है। इस बार हो रहा है थोड़ा सा 3 यहाँ पे इनिशिएटिव है। बंधन इनिशिएटिव इसके लिए चालू किया गया है कि जो लोग आएंगे यहाँ पे
उस मेले में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 3 लैंग्वेज में। ई अनुसंधान है और ई परिचय है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो पिलग्रिम्स वगैरह आ रहे हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए अनुसंधान और ई परिचय चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। ई परिचय बेसिकली कोई मिसिंग वगैरह हो जाए उसके लिए। अब मेन चीज़ क्या है, गंगा सागर जो मेला है वो लगता कब है? देखो मकर संक्रांति वाले दिन लगता है, जनवरी का मिडिल पीरियड जो होता है मकर संक्रांति जब आती है उस दिन लगता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ये है पिलग्रिम है। पहला कौन सा है? हमारा कुंभ मेला है, सागर आइलैंड पे लगता है, तभी इसको गंगा सागर मेला कहते हैं। बे ऑफ बंगाल के कुंभ ये इस पर ऑलरेडी देख लिया। क्यों मनाया जाता है ये गंगा सागर मेला? क्योंकि जो भागीरथ थे, ठीक है, भागीरथ गंगा को लेके आए थे, उन्हीं की याद में बेसिकली ये मनाया जाता है। ये हो गया हमारा एक मेला, गंगा सागर मेला। दूसरा है हमारा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ रखता है? राजस्थान के पुष्कर में रखता है। पुष्कर किस चीज़ के लिए फेमस है? एक चीज़ और है बच्चों जिसके लिए फेमस है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब जो पुष्कर मेला है ये क्या है? जानवरों वाला मेला है, कैमल और लाइव स्टॉक फेयर है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कैटल फेयर लगता है वो पुष्कर में लगता है, ये पुष्कर मेला, ठीक है। ये हो गए 2 मेले। तीसरा मेला है हमारा हामिस गोम्पा फेयर। हामिस गोम्पा फेयर कहाँ लगता है बच्चों? लद्दाख में लगता है। ये लद्दाख में लगता है हामिस गोम्पा फेयर। 300 साल पुराना ये एनुअल फेयर है जो हामिस गोम्पा फेयर के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के अंदर हामिस मोनेस्ट्री है बेसिकली, जो वहाँ पे गुरु थे पद्मा संभवा, उनकी याद में ये बनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मेले थे वो देख लिए, चार देख लिए बेसिकली। जो कुंभ मेला था हम पहले डेली डिस्पैच में देख चुके हैं। तो आपके लिए ये तीसरा हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है MCQ। इसको बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, क्योंकि हमने आई होप आपको ये जो डिस्कशन है थोड़ी सी समझ आती होगी, थोड़ा सा सही भी लगता होगा। क्योंकि एजुकेशन को अगर हम इजी वे में समझें तो वो बेस्ट वे होता है लर्निंग। क्या अगर बहुत ज़्यादा सीरियस होके जय हिंद करके, क्योंकि ये तो सारी ज़िंदगी आप करोगे एक बार असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, तो जब तक स्टूडेंट लाइफ में हो तो स्टूडेंट की तरह थोड़ा सा जियो, ठीक है। वॉरियर वाला माइंडसेट रहो और नेचर एकदम स्टूडेंट वाला हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा अडॉप्ट करना, नेचर एकदम होना चाहिए स्टूडेंट वाला, माइंडसेट एकदम वॉरियर वाला, ठीक है। तो वही है, हम जो डिस्कशन है इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट की तरह समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्टडी करेंगे बहुत रिगोरसली करेंगे, एकदम वॉरियर के टाइप, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करनी है आज के डिस्कशन में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। शेयर थोड़ा सा ज़्यादा करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।